हेलो एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक SA 330। इसका की नाम है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस ऐसे के स्कोप में क्या रहेगा। इसका स्कोप है दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स विच टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द रिस्पॉन्सेज। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये रिस्पॉन्स करेगा, नाम ही है ऐसे का स्टूडेंट्स, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। यानी जो रिस्क असेस हो चुकी है, आइडेंटिफाइड हो चुकी है, कहाँ पे, SA 315 में, वहां पे अब SA 330 में आके ऑडिटर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब देखिए आगे प्रोसीड करते हैं, ये तो हो गया स्कोप। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, यानी ये ऐसे किन किन चीजों पे बात करेगा। सबसे पहले तो करेगा ओवरऑल रिस्पॉन्सेस। अब ओवरऑल रिस्पॉन्स में आएगा स्टूडेंट्स कि सब पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या रिस्पॉन्ड रहेगा। दूसरा रहेगा ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट अजर्शन लेवल। अजर्शन लेवल क्या होता है स्टूडेंट, यानी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे या अकाउंट बैलेंस पे या किसी पर्टिकुलर डिस्क्लोजर में, तो वहां पे अगर कोई रिस्क है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा, वो सेकंड पॉइंट कवर करेगा। तीसरा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब ये तरीके हैं, ये अपने ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जहां से हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पहला हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। दूसरा है अपना सब्सटेंटिव प्रोसीजर, हम इसको डिटेल में अभी समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इनका बेसिक मीनिंग क्या है और कब कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है। और लास्ट जो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। हमने लास्ट SA 315 भी किया था स्टूडेंट्स, उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट थी। हर ऐसे की पर्टिकुलर उसकी इंडिविजुअली अपनी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा पूरे अगर ऑडिट की बात की जाए तो थ्रू आउट दी ऑडिट जो भी वर्क होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जो बात होती है, इन जनरल वो SA 230 में कवर होती है। तो वो भी ऐसे हमने कवर किया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं, हम देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये की टर्म्स आपको मिलेंगी SA 330 में, तो आपको उसका बेसिक मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए ऑडिटर्स रिस्पॉन्स कैसे रिस्पॉन्स करेगा टू दी असेस्ड रिस्क, दो तरीके से। सबसे पहले कौन सा ऑडिट प्रोसीजर वो लेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का। दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर वो अपनाएगा। ये दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज दी बेसिकली आप चेक करेंगे कि अपने जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंटिटी में, वो प्रॉपरली काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग है और वो एफिशिएंट है कि नहीं है। किस काम के लिए, प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यानी जो भी टेस्ट करेंगे वो चेक करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर। ये चेक करेंगे कि जो भी एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो प्रॉपर एफिशिएंट है भी कि नहीं, ऑपरेटिंग है भी कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए जो लगाया जाता है उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। स्टूडेंट दूसरा हमारा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये है जो भी ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर लगाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर लगाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए जाते हैं उसको कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स को फर्दर दो भागों में बांटा गया है, पहला है टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और टेस्ट ऑफ बैलेंस, या बेसिक हम इसको बोलें तो वाउचिंग वेरिफिकेशन। तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आता है, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो भी हमारे प्रोसीजर होते हैं वो। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली जो भी कंट्रोल्स लगे हुए हैं उसको चेक करने के लिए, यानी इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। इम्प्लीमेंट तो किए हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन का काम SA 315 में चेक कर चुके हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे SA 330 में, उन कंट्रोल्स को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि वो ऑपरेटिंग भी है कि नहीं एफिशिएंटली। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हम केवल और केवल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज टू चेक द इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंसी एंड ऑपरेटिंगनेस, यानी ऑपरेटिव है भी कि नहीं है। अब ऑडिटर का ओपिनियन ये इंटरनल कंट्रोल पे तो देता नहीं है ऑडिटर अपना ओपिनियन, वो हमेशा अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देता है। इसीलिए केवल और केवल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कभी भी यूज नहीं किए जा सकते, ये चीज आप समझिएगा। ऑडिटर को या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेगा वो आगे, रिस्क को रिस्पॉन्ड करने के लिए किन दोनों का कॉम्बिनेशन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का, या फिर केवल सब्सटेंटिव भी यूज कर सकता है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलोन नहीं कर सकता, पहली चीज ये। दूसरी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को स्किप नहीं कर सकता, ये चीज आप समझिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो ऑडिटर करेगा ही करेगा, किस एक्सटेंट तक करेगा वो हम आगे समझेंगे। अब देखिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बेसिक मीनिंग जो हमारी बार बार यूज होगी इसमें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वो हमने अच्छे से कवर कर लिए। अब देखिए ओवरऑल रिस्पॉन्सेस। अब द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द ओवरऑल रिस्पॉन्सेस
टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज होल, यानी पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो रिस्क आ रही थी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करना मतलब कुछ एक्शन लेना, कुछ प्रोसीजर्स लेना, कुछ एक्टिविटीज करना। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज आएंगी वो आएंगी जैसे कि ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट है ना अप्लाई करेगा, मतलब क्वेश्चनिंग माइंड रखेगा कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस एक्टिविटी, हु इज अप्रूविंग दिस ट्रांजेक्शन। तो ये सारी चीज जो आएगी वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस एक्टिविटी, वाई दिस प्रोसीजर। और दूसरा है वो अपनी ऑडिट की टीम ही इतनी एक्सपीरियंस्ड लेगा कि सारी जो रिस्पॉन्डिंग की एक्टिविटीज है, सारे जो प्रोसीजर्स हैं, जितने भी ऑडिट एविडेंस लेने हैं बिल्कुल अच्छे से लिए जा सके, तो वो अपनी टीम इतनी एफिशिएंट लेगा और वो बहुत अच्छे से सुपरविजन करेगा पूरी की पूरी एक्टिविटीज का। तो ये सब क्या है, हम पढ़ रहे हैं कि रिस्पॉन्ड कैसे करेगा वो रिस्क को, कौन सी वाली रिस्क को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, कि द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड देयर बाय द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज। अब किस चीज से इफेक्ट होता है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हमें रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, कैसे करना है वो भी बता दिया। अब वो अफेक्ट किससे होगी, अब वो अफेक्ट होगी स्टूडेंट्स ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल इन्वायरमेंट। अब कंट्रोल इन्वायरमेंट हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ऐसे 315 में, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे उसका रिस्पॉन्ड कैसे अफेक्ट होगा कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंडरस्टैंडिंग से। Control environment is basically the environment created by the management for following the controls implemented by them in the organization। अगर तो उनके environment entity का ऐसा है, यानी अच्छा है, रॉबस्ट है, बहुत ही ऑनेस्टी इथिकल बिहेवियर वहां पे यूज मतलब फॉलो किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के इंटरनल कंट्रोल भी बहुत रॉबस्ट होंगे, एक्चुअल में ऑपरेटिंग एफिशिएंट होंगे। अगर ऐसा है यानी कंट्रोल इन्वायरमेंट वहाँ का ऑडिटर को अच्छा लगता है, वहां पे वो एक्सेप्टेबल है, तो क्या होगा, जो भी ऑडिट एविडेंस ऑडिटर लेगा वो रिलायबल होंगे और वहां का जो भी इंटरनल कंट्रोल पे ऑडिटर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यानी उसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी थोड़ी कम कर सकता है वो। वाइस वर्सा उसका अपोजिट बात करेंगे, अगर डेफिशिएंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसका मतलब कि जो भी वो ऑडिट प्रोसीजर करेगा कि उससे उसको लगेगा इंटरनल कंट्रोल यहाँ के प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं है। तो अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, डिटेल्ड चेकिंग करेगा और और डिटेल में वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, बहुत ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा किसी भी एक्टिविटी पे ताकि उसको सही रिजल्ट मिल सके। तो ये इस तरीके से इफेक्ट होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे हम प्रोसीड करते हैं। अब हम आता है सेकंड लेवल पे, पहले तो हमने कर लिया कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब दूसरा है अजर्शन लेवल पे। अजर्शन लेवल स्टूडेंट्स वापस बता रही हूँ, किसी भी एक या दो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर से रिलेटेड अगर कोई रिस्क है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अब देखिएगा समझिएगा, द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। टर्म्स ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत की टर्म्स है, की वर्ड्स है ये। हमने SA 315 में पढ़ा था रिस्क ऑडिट प्रोसीजर, अब इसमें है यानी रैप, अब यहाँ पे है हमारा फैप यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब ऑडिट प्रोसीजर स्टूडेंट्स वही होते हैं, खाली SA के अकॉर्डिंग उसका नाम, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी आप ये SA 330 के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे वहां पे फैप आएगा यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, हुज नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट अभी हम डिटेल में समझेंगे, आर बेस्ड ऑन एंड आर रिस्पॉन्सिव टू द असेस्ड रिस्क। ऑब्वियस सी बात है कि जितनी हमने असेस की है रिस्क उसी के अकॉर्डिंग तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अब यहाँ पे वो बात हो रही है नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट की। अब देखिए नेचर क्या होता है, ये NTE मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है, तो आप समझिए इसका क्या मतलब होता है। नेचर का मतलब होता है कि पर्पस क्या है, जो भी ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं हम, उसका पर्पस क्या है, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल चेक करने के लिए कर रहे हैं, या सब्सटेंटिव प्रोसीजर यानी फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए कर रहे हैं। और इसका टाइप क्या है, नेचर में ही आ जाएगा पर्पस एंड टाइप। टाइप का मतलब है कौन सा ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं हम, कौन से में आ जाएगा, इंस्पेक्शन है, इंक्वायरी है, ऑब्जर्वेशन है, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, तो ये सब नेचर में आ जाएंगे। टाइमिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पीरियड एंड पे हो रहा है या इंटेरिम यानी बीच में किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है, तो ये इसकी टाइमिंग आ जाएगी। एक्सटेंट क्या होता है स्टूडेंट, एक्सटेंट मतलब किस लेवल तक, आपने सैंपल का साइज कम लेना है, आपने सैंपल का साइज ज्यादा लेना है, क्या एक्सटेंट रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है वही वो बताया गया है, ये तीन चीजें किस हिसाब से डिसाइड होगी, कौन सी तीन चीजें, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, किस चीज की, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की। ये इस चीज पे डिसाइड होगी कि हमने रिस्क कितनी असेस की है। रिस्क कहाँ असेस की है स्टूडेंट, SA 315 में ऑडिटर असेस करके आ चुका है
यहाँ पे तो वो रिस्पॉन्स करेगा। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा, द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क एट द असर्शन लेवल प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंसीडरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसीडरिंग द अप्रोप्रिएट ऑडिट अप्रोच, यानी कौन सा ऑडिट अप्रोच फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब ये यहाँ पे ये पॉइंट आता है जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव में भी दो थे, टेस्ट ऑफ डिटेल और अपने सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये बोल रहे बेसिस फॉर कंसीडरिंग, यानी कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमें लेना है, कौन सा अप्रोप्रिएट है इस एंटिटी के लिए या इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो चीज इसमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ आपको स्टूडेंट्स, केवल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कभी भी नहीं होते हैं। इसका रीजन ये है कि ऑडिटर को जो ओपिनियन देना है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देना है, इसलिए केवल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं होते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स केवल दो जगह पे होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन से अप्रोच हो गए, एक अप्रोच तो हो गया कि केवल आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अपनाएं, यानी सैप, केवल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अपनाएं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे आप चेकिंग करेंगे, तो वो हो गया। और दूसरा अपना होगा कि या तो सब्सटेंटिव या तो दोनों की कॉम्बिनेशन ले ले, किन दोनों की, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल का और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर दोनों ले ले। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, या तो आप केवल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लेंगे या तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, और तीसरा हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल केवल अकेले हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमें ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देना है, इंटरनल कंट्रोल्स पे नहीं देना है। तो केवल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स हो सकते हैं, और दूसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब थर्ड देखिए पॉइंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अप्रोच, यानी कोई सा भी अप्रोच, कौन सा, फर्स्ट आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लो या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लो, ये कह रहे हैं कि कोई सा भी लो आप अप्रोच, ऑडिटर डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फॉर ईच, यानी आप सब्सटेंटिव को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। सब्सटेंटिव ये सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। रीजन यही है स्टूडेंट, क्योंकि ऑडिटर को ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग स्किप नहीं कर सकता है। तो देखिए सैप दोनों में आ रहा है, सब्सटेंटिव ये ऑडिट प्रोसीजर में भी है और ये इसमें भी है, तो हम इसको स्किप कर ही नहीं सकते। ये हो गया हमारा थर्ड वाला पॉइंट। और केवल टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन भी मैंने बता दिया। उसका रीजन ये है कि ओपिनियन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है, इंटरनल कंट्रोल पे नहीं देना है, तो इसलिए अपना टीओसी कभी भी अकेले नहीं होगा। अब देखिए आगे प्रोसीड करते हैं, कंसीडर द रीजंस। अब हम जो रिस्क को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उसका रीजन तो समझेंगे, भाई आ क्यों रही है, इसका रीजन क्या है, ताकि हम उसको रूट कॉज आइडेंटिफाई करके उसको पूरा का पूरा फिनिश कर सके। Consider the reason for the assessment given to the risk of material misstatement at the assertion level for each class of transaction, account balance, disclosure। अब ये रीजन समझने के साथ क्या करना है, उसका लाइक्लीहुड देखना है, यानी चांसेस ऑफ अकरिंग क्या है, भाई एक बार गलती हो गई, मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, या बार बार हो रही है, सिस्टम में ही गलती तो नहीं है, कुछ कंट्रोल जो है उसका सोर्स में ही तो गलती नहीं आ रही, लाइक्लीहुड क्या है उसका, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की, तो क्यों हो रही है वो गलती, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो इसमें आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क की बात हो रही है, कि उस कॉम्प्लेक्सिटी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से ही ये रिस्क अराइज हो रही है। और दूसरा हो गया वेदर द रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द रेलिवेंट कंट्रोल, यानी जो रिस्क आ रही है उसके अगेंस्ट में कुछ कंट्रोल बनाया हुआ भी है क्या, बनाया हुआ तो है ठीक है चलो, लेकिन दैट कंट्रोल आर ऑपरेटिंग एफिशिएंटली, यानी वो काम भी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग है कि नहीं है इफेक्टिवली, तो ये चीज देखनी रहेगी। अब आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो कंपोनेंट की बात हो रही है, इनहेरेंट रिस्क की और कंट्रोल रिस्क की। तो हमने 315 में भी बिल्कुल डिटेल में समझा था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता ही इन दोनों का ही है, कॉम्बिनेशन, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, चाहे वो इनहेरेंट रिस्क की वजह से हो रही हो रिस्क, या फिर हमारे कंट्रोल लगे हुए तो हैं लेकिन वो कंट्रोल ऑपरेटिंग नहीं है, उसी को तो कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। तो यही दोनों के कारण बता रहा है कि यहाँ पे ये इसके रीजन हो सकते हैं, किसके, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है फिर हमें, ठीक है हमने रीजन तो पता कर लिया। अब obtain मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, इसका मतलब परसुएसिव का मतलब होता है स्टूडेंट मोर कन्विंसिंग
आप उसको कन्विंस कर पाए, जो रिस्क आ रही है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो आप ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं वो कन्विंसिंग होनी चाहिए कि हाँ इसका ये कारण था, ये हमने इसको ऑडिट एविडेंस ले लिया है, अब ये पूरा हट गया है, या फिर इसको हमने रिपोर्ट कर लिया है। अब देखिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। द ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था केवल दो ऐसी जगह होगी जहाँ पे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई करेंगे, लेकिन वो भी अकेले कभी भी नहीं करेंगे, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के साथ करेंगे। अब वो दो जगह कौन सी है देखिएगा, व्हेन, ध्यान से समझिएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कब करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। पहला रीजन तो ये है, द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट at the assertion level include an expectation that controls are operating effectively। यानी SA315 में जब ऑडिटर ने कंट्रोल्स देखे थे, आइडेंटिफाई किए थे, तो उसने ये एक एस्टिमेट लगाया था, एक्सपेक्टेशन की थी देखने के बाद कि हाँ कंट्रोल अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गए। अगर उसको ऐसा फर्स्ट लेवल पे लगता है कि कंट्रोल ठीक काम कर रहे होंगे, तब वो आके उसको चेक करेगा। इज इट क्लियर, ध्यान से समझिएगा। अगर ऑडिटर को फर्स्ट लेवल पे लगता है, वो सेटिस्फाइड है कि भाई जो भी कंट्रोल्स लगने चाहिए थे पर्टिकुलर एक्टिविटीज पे वो लगे हुए हैं, वो उसे सेटिस्फाइड है, तब आके वो उसको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करेगा। अगर फर्स्ट स्टेज पे ही ऑडिटर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो टाइम वेस्ट क्यों करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसको तो पहले ही 315 में ही पता चल गया था, ऐसे 315 में ही, कि यहाँ के कंट्रोल बिल्कुल भी रिलायबल वो है ही नहीं इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। तो उसको वापस चेक करने के लिए, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो पहला तो वो कि वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल उसको लग रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि कंट्रोल अच्छे से काम कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड है। अब वो उसको प्रैक्टिकल लेवल पे आके SA330 में चेक करेगा। अब देखिए ब्रैकेट वाला मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों करेगा, दूसरा रीजन देखिए, द ऑडिटर्स इंटेंड टू रिलाई, वो रिलाई करना चाह रहा है ऑन दी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, इसलिए तो चेक करेगा क्योंकि फर्स्ट लेवल पे वो रिलाई करना चाह रहा है, इंटेंट्स टू रिलाई, देखिएगा ध्यान से। अब क्यों क्यों रिलाई करना चाह रहा है और क्यों चेक करेगा, वो देखिएगा चेक क्यों करेगा। इन डिटरमाइनिंग द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ताकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल के चेक करने के साथ वो ये पता कर पाए कि उसको नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेस्ट ऑफ कंट्रोल कभी भी अकेले नहीं होगा, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के साथ होगा। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो हो गया, अब सब्सटेंटिव कितना होगा, सब्सटेंटिव भी तो साथ में ही करना है, तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कितना करना है, ये चीज उसको कितनी करनी है, किस लेवल तक करनी है, वो ये इसको ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताएगा। ठीक है, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, किस लेवल तक उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे चेक करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर लेना है। अब देखिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर अच्छे होंगे, ऑडिटर को लगेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब इंटरनल कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल वो ओके लगेगा उसको, तब तो वो जाके अपनी सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में लेवल कम रखेगा। क्यों, क्योंकि कंट्रोल ही इतने अच्छे से इंप्लीमेंट किए हुए हैं, तो उसका जो भी आउटपुट आएगा, जो भी फाइनेंशियल्स बनेंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और वाइस वर्सा अगर उसको लगेगा कि ठीक है इम्प्लीमेंट तो SA315 में अच्छा हुआ था, लेकिन SA330 में आके उसको जब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस उसने एक्चुअल में चेक की टेस्ट ऑफ कंट्रोल के द्वारा, तो उसको लगा कि यहाँ पे ऑपरेटिंग वो अच्छे से नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपना सैप का लेवल बढ़ा देगा, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का लेवल बढ़ा देगा। तो वही इसमें बता दिया कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने का कारण है ताकि वो अपने ये अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का लेवल पता कर पाए कि कितना करना है, उसको कम करना है सैंपल साइज, या फिर ज्यादा सैंपल साइज लेके अच्छे से करना है। सेकंड पॉइंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड, यानी केवल सब्सटेंटिव अगर हम करेंगे ना, कर तो सकते हैं देखिए, अलोन कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर अकेले अगर हम करेंगे ना, तो वो प्रॉपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देगा। अब इसका रीजन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, यानी बहुत वास्ट डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है उस एंटिटी का, तो हम कितना चेक करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कितनी हम उसकी एंट्रीज चेक करेंगे, तो हम कर पूरा पूरा हम कर ही नहीं पाएंगे चेक, तो पूरा चेक नहीं कर पाएंगे तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। और दूसरा रीजन ये होता है स्टूडेंट्स, कई बार एंटिटीज आईटी कंट्रोल मतलब बहुत ज्यादा वो आईटी का यूज करती है उसके अपने अकाउंट्सिंग बनाने में, तो अकाउंट्स बनाने के जब वो आईटी इन्वायरमेंट का यूज करती है, तो क्या होता है कि उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं। जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे, तो उसके ऊपर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो करने के लिए, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए हमें प्रॉपर बेस नहीं मिलेगा। तो ये दो रीजन होते हैं कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर अकेले अगर हम करेंगे, कर तो सकते हैं, अगर हम अकेले करेंगे तो वो प्रॉपर उतना इफेक्टिव हमें रिजल्ट नहीं देगा जितना चाहिए, इसलिए हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे। अब देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी डिटेल में आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द
टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, कैसे करना है वो अच्छे से समझ लिया, कब कब होगा वो भी कर लिया। अब इनका किस लेवल तक करना है, नेचर क्या होगा। अब देखिएगा, इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल द ऑडिटर शेल परफॉर्म द अदर ऑडिट प्रोसीजर इन कॉम्बिनेशन विद द इंक्वायरी। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। केवल इंक्वायरी काम नहीं करेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टूडेंट। ऑडिट प्रोसीजर तो वही होते हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, ऑब्जर्विंग। किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं उस पे उसका नाम होगा। अब जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए कर रहे हैं तो ये इंक्वायरी ऑडिट प्रोसीजर है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं केवल इंक्वायरी काम नहीं करेगी यहाँ पे। यहाँ पे इंक्वायरी के साथ फिर कौन सा करना पड़ेगा, अदर ऑडिट एविडेंस। अब अदर का मतलब क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल्स हैं तो रीपरफॉर्म करके देखोगे ना आप। इंस्पेक्ट करोगे, चेक करोगे जाके, रीपरफॉर्म करोगे कि भाई इसका सोर्स क्या है, इनपुट कैसे है, आउटपुट कैसे है, बीच में प्रोसीजर क्या है, कौन उसको हैंडल कर रहा है। तो आप रीपरफॉर्म करके देखोगे कि वापस इसका आउटपुट जो आ रहा है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो केवल इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, आपको रीपरफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अब इसका क्या है, नेचर क्या है, हाउ दी कंट्रोल्स वर अप्लाइड, कैसे अप्लाई हुए थे, कंसिस्टेंट है भी कि नहीं है। आपने बीच में एक टाइम पे देखा कंसिस्टेंट थे, थोड़े टाइम बाद ऐसा तो नहीं है कि वो काम करना बंद हो गए। कंसिस्टेंसी, बाय हुम यानी ऑथोराइज पर्सन है कि नहीं है, वो प्रॉपर हैंडल कर पा रहे हैं कंट्रोल, यानी किसने अप्लाई किया है, ये चीज आएगी। अब दूसरा देखिएगा, बी पॉइंट, डिटरमाइन वेदर द कंट्रोल्स टू बी टेस्टेड, यानी जो भी कंट्रोल हमें टेस्ट करने हैं, डिपेंड वो खुद ही किसी दूसरे कंट्रोल के ऊपर है। यानी मल्टीपल कंट्रोल्स हैं, एक के ऊपर एक है। अगर ऐसा कुछ बात है तो आप पहला कंट्रोल के साथ जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, सिंपल उसको भी चेक करोगे। थर्ड पॉइंट है कि ऑडिटर शैल टेस्ट कंट्रोल्स फॉर द पर्टिकुलर टाइम। अब टाइमिंग में क्या होगा, नेचर और एक्सटेंट हमने देख लिया। अब थर्ड है टाइमिंग, पर्टिकुलर टाइम यानी किसी एक पर्टिकुलर डेट पे चेक कर लेगा, या फिर टाइम टू टाइम थ्रू आउट द पीरियड वो चेक करता रहेगा। तो ये हो गया NTE और वन ऑफ द TOC, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि ऑडिट एविडेंस जो हमने इंटरिम पीरियड में, यानी बीच में, अदर देन दी फुल ईयर फाइनेंशियल्स, किसी इंटरिम पीरियड में हमने कोई ऑडिट एविडेंस लिया हुआ था, तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं क्या। तो ये डिपेंड करेगा कि सिग्निफिकेंट चेंजेस तो कुछ नहीं हुए हैं उन कंट्रोल्स में, TOC की बात हो रही है। और हमें ये देखना है कि अगर कुछ है तो एडिशनल ऑडिट एविडेंस टू बी obtained फॉर द रिमेनिंग पीरियड। हम इसको, इन दो चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा इसका, यूजिंग ऑडिट एविडेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, यूजिंग ऑडिट एविडेंस obtained इन द प्रीवियस ऑडिट। अब इसका मतलब क्या है, प्रीवियस ऑडिट, लास्ट ईयर भी यही ऑडिटर था, इसी ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट ईयर भी यही ऑडिटर था, इस पिछले साल के लिए इस साल भी यही ऑडिटर है। तो जो सारे प्रोसीजर्स उन्होंने पिछले साल लगाए थे और उससे जो उनको ऑडिट एविडेंस उन्होंने लिए थे पूरे प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद, तो क्या वो इस साल की ऑडिट के लिए भी वही सेम यूज कर सकते हैं क्या, ऑडिट एविडेंस, ये है क्वेश्चन। अब देखिए इसका कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज। अब देखिएगा इसमें पहला फैक्टर क्या होगा, इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग द कंट्रोल एनवायरनमेंट। अभी पहले भी हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़ा है कि अगर मैनेजमेंट ने ऐसा कल्चर, ऐसा एनवायरनमेंट बना रखा है ऑनेस्टी का, एथिकल बिहेवियर का, कि वहां पे जितने भी कंट्रोल्स बने हुए हैं बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं, और इस साल भी वही मैनेजमेंट है, अगर ऐसा है तो वो पूरा इसको अच्छे से चेक करेगा कि वो कंट्रोल एस्टेब्लिश कैसे हुए हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं कंट्रोल की हो रही है। तो ये सब चीजें वो देखेगा, तब जाके वो डिसाइड करेगा कि पिछले साल के वो यूज कर सकता है ऑडिट एविडेंस की नहीं। दूसरा क्या चेक करेगा वो पिछले साल की ऑडिट एविडेंस लेने से पहले, वो देखेगा कि इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल IT कंट्रोल। IT कंट्रोल मतलब एक्सेस कैसे हो रही है इंफॉर्मेशन, इनपुट कैसे हो रहा है, आउटपुट कैसे हो रहा है, ऑथराइजेशन किसको दी हुई है, ये सारी चीजें वो, IT कंट्रोल कितना रॉबस्ट है, इफेक्टिव है, वो चेक करेगा। तीसरी चीज वो ये चेक करेगा द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन बाय द एंटिटी इंक्लूडिंग द नेचर एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। यानी जिस चीज के लिए आपने कंट्रोल बनाया था उसका एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं, कुछ डेविएशन हुआ है क्या, और जो हमने प्रीवियस ईयर के ऑडिट में पता लगाया था। और फॉर इम्पोर्टेंट चीज है, अगर कुछ कोई स्टाफ था वो बहुत एफिशिएंटली उसको हैंडल कर रहा था, इस बार वो स्टाफ चेंज हो गया है, पर्सोनल यानी स्टाफ, तो वो भी डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर कि इस साल हम वही पिछले साल वाले ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि पिछले साल कोई और उसको इंटरनल कंट्रोल्स को ऑपरेट कर रहा था, इस बार कोई और देख रहा है। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, वेदर द लैक ऑफ चेंज। लैक ऑफ चेंज का मतलब चेंज चाहिए था, चेंज वाज रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर कंट्रोल, यानी जो भी कंट्रोल एक्टिविटीज पिछले साल लगी हुई थी उनमें एज पर द इन्वायरमेंट अपग्रेडेशन कुछ चेंज करना चाहिए था एंटिटी को, लेकिन लैक ऑफ चेंज यानी वो चेंज हुआ नहीं।
कंट्रोल पजेस अ रिस्क ड्यू टू चेंजिंग इन सर्कमस्टेंसेस, यानी एनवायरमेंट सर्कमस्टेंसेस तो चेंज हुए हैं लेकिन उसके रिस्पॉन्ड में उस कंट्रोल में चेंज नहीं हुआ। तो ये चीज भी वो ऑडिटर इस साल चेक करेंगे। वो पुराना वाला ऑडिट एविडेंस, प्रीवियस ऑडिट का ऑडिट एविडेंस यूज करने से पहले वो ये चीज भी देखेंगे कि लैक ऑफ चेंज तो नहीं है इस बार कोई। फिफ्थ पॉइंट है दिस द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल, यानी कंट्रोल किस नेचर का है। अगर मैनुअल है स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा होगी, क्योंकि पिछली बार कोई और हैंडल कर रहे होंगे, किस तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। इस साल हो सकता है कोई स्टाफ चेंज हो जाए तो उनके काम करने का तरीका अलग हो। और इसके वाइस वर्सा अगर ऑटोमेटेड होगा तो रिस्क थोड़ी कम होगी, क्योंकि ऑटोमेटेड में तो स्टूडेंट्स पूरा आईटी प्रोसेस होता है ना, तो वो एक बार जो प्रोग्राम वो डला हुआ होता है वो उसी अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो यहाँ पे थोड़ी रिस्क कम रहती है। लास्ट पॉइंट ऑडिटर क्या चेक करेगा, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और रिलायंस ऑन द कंट्रोल, यानी उस कंट्रोल का रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, उसके ऊपर कितना हम विश्वास कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर की ऑडिट के, हम ऑडिट एविडेंस यूज करना चाहिए तो क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब देखिए अगर ऑडिटर को ये सब करने के बाद कुछ डेविएशन मिलता है, अब ध्यान से समझिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन द डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल्स अपॉन विच द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई, यानी जिन कंट्रोल्स पे ऑडिटर विश्वास करना चाह रहा था कि हाँ ये अच्छे से ना इम्प्लीमेंटेड भी थे, ऑपरेटिंग भी है, इंटेंट्स टू रिलाई आर डिटेक्टेड, यानी चेक करने के बाद पता चलता है कि और ऑडिटर वो डेविएशन हो रहा है उसमें, यानी वो वैसे नहीं है, डेविएशन यानी जैसा सोचा था वैसा नहीं है, डेविएशन है उसमें, कुछ चेंजेस है। तब क्या करेगा ऑडिटर, देन द ऑडिटर शेल मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी, यानी वो पूछेगा एंड टू अंडरस्टैंड दिस, उसका कारण क्या है डेविएशन का। एंड कारण तो ठीक है, वो इंक्वायरी पूछेगा, उस मैटर्स देखेगा समझेगा, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, किस लेवल पे आएगा, वो ऑडिटर चेक करेगा। अब देखिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट हैव बीन परफॉर्म्ड प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑन द कंट्रोल, यानी जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम कर चुके हैं तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा उसको। दूसरा, कुछ एडिशनल टेस्ट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तीसरा, पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटीरियल ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या हो सकता है। भाई हमने जिस कंट्रोल के ऊपर हमने रिलाई किया था, हम इंटेंट टू रिलाई यानी करना चाह रहे थे, उसी में कुछ डेविएशन हो गया है, तो ऑडिटर आगे क्या करेगा, ये वो चीज है। एडिशनल टेस्ट करेगा ऑब्वियस सी बात है, और इंक्वायरी करेगा और उसका पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस देखेगा कि भी इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ जा सकता है। अब देखिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब आता है, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ लिया, अब करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव क्या होते हैं प्रोसीजर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट प्रोसीजर लगाता है ऑडिटर चेक करने के लिए, वो कहलाते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब ये भी हमने पहले कवर किया हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी भले ही रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नेग्लिजिबल हो, कम हो, फिर भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो ऑडिटर करेगा ही करेगा। रीजन वही है कि ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाएगा, तो ये वाले प्रोसीजर वो स्किप नहीं कर सकता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट दूसरी क्या है कि ये जो रिस्क ऑडिटर आइडेंटिफाई कर रहा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो ये उसके प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करती है स्टूडेंट। तो ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर पूरी की पूरी रिस्क आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके कारण भी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे तो चेकिंग करनी ही पड़ती है, तो इसके लिए उसको कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क इज जजमेंटल एंड सो मे नॉट आइडेंटिफाई ऑल द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो इसलिए उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से ऑडिट प्रोसीजर लगा के चेक करने पड़ेंगे। दूसरा, इनहेरेंट लिमिटेशंस तो होती ही हैं इंटरनल कंट्रोल की, तो इस वजह से भी उसको अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे। अब लास्ट पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो भी पूरा काम किया है उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट करने रहेंगे ऑडिटर को। द ओवरऑल रिस्पॉन्सेस, यानी पूरे के पूरे इस प्रोसीजर में उन्होंने क्या क्या रिस्पॉन्स लिए हैं टू दी एड्रेस दी असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और एक एट ईच अजर्शन लेवल पे भी, ये रहा अजर्शन लेवल पे भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी, जो भी हमने ऑडिट प्रोसीजर ना लिए हैं, किस नेचर के हैं, कितनी टाइमिंग है, कितना एक्सटेंट है, ये सब हमें अच्छे से डॉक्यूमेंट करना रहेगा। और रिजल्ट क्या आया, द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इंक्लूडिंग द कंक्लूजन्स वेयर दीज आर नॉट अदरवाइज क्लियर, यानी जहाँ पे रिजल्ट तक हम पहुंच गए, क्या ऑडिट प्रोसीजर थे, किस एक्सटेंट तक हमने ऑडिट प्रोसीजर लिए, ये सारा हमें डॉक्यूमेंट करना रहेगा। तो ये है हमारा इन डिटेल्ड SA 330। थैंक यू।